या हम जिसे कहते हैं मोड्स ऑफ डिके। आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिके करता है, डाटा न्यूक्लियाई बनाता है और इसके साथ अल्फ़ा, बीटा, गैमा, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो कोई पार्टिकल भी साथ इमिट करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके है इसको स्टडी करने का मतलब ये भी है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखना है। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मीन इंटीग्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये हमें हेल्प करता है कि जो डाटर न्यूक्लियाइड बने हैं वो कौन से बने हैं, और साथ जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो हमें हेल्प करेंगी इस जो न्यूक्लियर डाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन में। जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ना इसके ऊपर कुछ चेंज जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं करती, ख़ास तौर पर देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर या कोई फिज़िकल या केमिकल चेंज करें तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट का वो चेंज हो जाए वो नहीं होगा। तो जो रेडियो आइसोटोप्स जो बनते हैं उनके साथ जो यूजुअली जो इमिट हो रहे हैं आइसोटोप्स पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल जिसमें अल्फ़ा, गैमा, बीटा, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो रेज ये इमिट होती हैं। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं कि वो उसमें ना सिर्फ बीटा इमिट होते हैं, जिसमें यहाँ ट्रिटियम बोला गया, कार्बन 14 है, फास्फोरस 32 है, एट्सेट्रा। इनको हम बीटा इमिटर भी कहते हैं। तो मोड्स ऑफ डिके के हवाले से हम रेडियो एक्टिव मटीरियल को हम क्लासीफाई कर देते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल डिके यानी कि मोड ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिके, और नंबर सेकंड जो है मोड ऑफ बीटा पार्टिकल डिके, एंड थर्ड वन गैमा इमिशन, फोर्थ वन इंटरनल कन्वर्जन, सिक्स वन एसोमेरिक ट्रांजिशन है वो है अल्फ़ा डिके। इस केस में होता ये है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाइड है तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा तो हमें रिज़ल्ट के तौर पर डाटर न्यूक्लियाइड मिलेगा, और जो डाटर न्यूक्लियाइड है उसका एटॉमिक मास पेरेंट के मुकाबले में 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर जो है ना वो 2 कम होगा। फॉर एग्जांपल रेडियम 226 जब ये अल्फ़ा इमिट करेगा तो इसके साथ हमें जो डाटा न्यूक्लियाइड मिलेगा वो है रेडान 224। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई न्यूक्लियाइड अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा तो जो डाटा न्यूक्लियाइड है ना तो वो पीरियोडिक टेबल में उसकी जो पोजीशन है 2 स्टेप बैक आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल में उसकी 2 पोजीशन पहले आ जाएंगे। और इसके बाद है नेक्स्ट बीटा डिके। बीटा डिके जो मोड है ना इसकी 3 किस्म है। एक जो है ना टाइप जो है वो ये है कि बीटा नेगेटिव इमिशन हो, और दूसरी जो टाइप है वो है बीटा पॉजिटिव इमिशन हो, और जो थर्ड वन है वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जो बीटा नेगेटिव डिके है ये उस वक्त होता है जब न्यूक्लियस के किसी रीजन में न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो प्रोटॉन से बढ़ जाए, यानी कि एक हर स्टेबल न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खास रेशो होती है। तो ये भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी शेल है जिसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपने आप को वहाँ ऑक्युपाई करते हैं, मीन जगह उसको वहाँ अरेंज करते हैं अपने आप को। तो अगर ये रेशो न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की रेशो इस तरह हो कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हों और प्रोटॉन कम हो तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ न्यूट्रॉन जब वो ब्रेक होकर प्रोटॉन बना दे, साथ बीटा नेगेटिव जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और साथ इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो ब्रेक रहेगा, एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होगा। यहाँ एक जर्नल एग्जांपल दिया हमने एक्स का जो एटॉमिक मास है ए है और उसका एटॉमिक नंबर जी है, और इसी
कि एक्स के न्यूक्लियस के अंदर एक जो है ना न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हुआ, ब्रेक हुआ, तो एक प्रोटॉन बना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा और इसके साथ एक बीटा नेगेटिव प्रोड्यूस होगा और एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों बाहर आ जाएंगे और साथ एक एनर्जी भी इसके साथ लिबरेट होगी। तो ये इस तरीके से भी एक न्यूक्लियाइड जो है ना वो अपना जो एक्सेस अमाउंट न्यूट्रॉन के है उसको डाउन कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियस के पास ये भी हो सकता है कि वो अगर सरप्लस है न्यूट्रॉन की तादाद तो वो न्यूट्रॉन को इमिट भी कर सकता है, और वो एग्जांपल है आयोडीन 137। आयोडीन 137 जब न्यूट्रॉन इमिट करेगा तो इसका जो है ना जो एटॉमिक मास है वो एक कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर वही रहेगा। और इसी तरह नाइट्रोजन जो है उस जब नाइट्रोजन 17 जब एक न्यूट्रॉन इमिट करेगा तो उसका एटॉमिक मास एक कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन अगर न्यूट्रॉन इमिट होगा तो पोजीशन वही रहेगी पीरियोडिक टेबल में, और अगर बीटा नेगेटिव इमिट होता है तो फिर पीरियोडिक टेबल में जो डॉटर न्यूक्लियाइड है उसकी पोजीशन एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाइड। और उसके साथ है बीटा पॉजिटिव डीके, जिसको हम प्रोटॉन लाइक कह सकते हैं कि बीटा पॉजिटिव इज लाइक अ प्रोटॉन। ये कब होगा? जब न्यूक्लियस के किसी रीजन में प्रोटॉन की एक्सेस हो और न्यूट्रॉन कम हो, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल एक जर्नल अगर लें तो वो है एक्स, एटॉमिक मास ए और एटॉमिक नंबर उसका जी है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन के अंदर तो एक एटॉमिक नंबर कम हुआ लेकिन एटॉमिक मास सेम रहेगा, और साथ ही बीटा पॉजिटिव इमिट होगा और न्यूट्रिनो। इसकी एग्जांपल है पोटाशियम 38। तो ये आर्गन बनाता है 38 और एटॉमिक नंबर 18 है और बीटा पॉजिटिव इमिट होगा। और ऑक्सीजन 15 है, इसका जो है एटॉमिक नंबर 8 है, जब बीटा पॉजिटिव इमिट होगा तो नाइट्रोजन हमें मिलेगा। और नेक्स्ट जो केस है वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी उस न्यूक्लियस में होगा जहां डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन होगी और प्रोटॉन एक्सेस होंगे। तो उस न्यूक्लियस के पास ये भी ऑप्शन है कि ये न्यूक्लियस बजाय अपना प्रोटॉन कन्वर्ट करे न्यूट्रॉन में, बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो में चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो अराउंड द शेल, ये न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल है वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर कर सकता है प्रोटॉन। तो के शेल से भी कर सकता है और एल शेल से भी कर सकता है। के शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के जो चांसेस हैं वो 98% हैं, जबकि एल शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के चांसेस जो है ना वो 2% हैं। तो इस तरह फिर जो हमें डॉटर न्यूक्लियाइड मिलेगा वो होगा वाई, और उसका एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल में डॉटर न्यूक्लियाइड की जो पोजीशन होगी पेरेंट से पहले पोजीशन होगी। एग्जांपल देखें, आयरन 55 है, जब ये इलेक्ट्रॉन शेल से कैप्चर करेगा आयरन का जो प्रोटॉन है तो आयरन का ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, तो मैंगनीज बना, और साथ न्यूट्रिनो। और आर्गन है, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो साथ वो क्लोरीन बनेगा और साथ ही न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होंगे। और इसमें एक ये है कि जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, लेट सपोज के शेल से कैप्चर हो गया या एल शेल से कैप्चर हो गया, वो तो न्यूक्लियस में चला गया, वहाँ एक होल प्रोड्यूस करेगा। तो उस होल को फिल करने के लिए कोई भी हायर शेल वाला जो है इलेक्ट्रॉन वो इस होल को फिल करेगा, इधर जंप करेगा और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे इमिट करेगा। तो ये बोथ बीटा पॉजिटिव डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर यूजुअली अकर इन सेम न्यूक्लियाई, दोनों सेम न्यूक्लियाई में हो सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि बीटा पॉजिटिव डीके होगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा? ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के पास एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी सफिशेंट नहीं है तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो फिर कैप्चर होगा। तो ये यहाँ वैल्यू भी दी गई है कि इन सम केसेस वेयर सफिशिएंट एनर्जी यानी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट प्रेजेंट, अवेलेबल नहीं है फॉर द क्रिएशन ऑफ बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव की क्रिएशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग होगी। वो है गैमा इमिशन। When parent nuclei release alpha or beta particle and remain still in excited state, यानी कि एक पेरेंट जो न्यूक्लियई है वो अल्फा पार्टिकल उसने इमिट कर दिया या बीटा कर दिया। अब नेक्स्ट जो डाटर न्यूक्लियस बनाना, तो वो उसकी एनर्जी भी एक्साइटेड है, अभी वो स्टिल ग्राउंड में नहीं आया। तो अब ये ग्राउंड में आएगा, किस शक्ल में, कैसे आएगा, इट विल इमिट एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी एक्साइटेड लेवल वाली, इसको इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे गैमा इमिशन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन, व्हेन एन एक्साइटेड पेरेंट एटम वांट टू गो टू ग्राउंड स्टेट, इफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम of the both level is same, then gamma emission is not possible। अब एक न्यूक्लियाइड है, वो एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड में आना चाहते हैं। अब जिस ग्राउंड लेवल में जाना चाह रहा है उस लेवल का, उस शेल का एंगुलर मोमेंटम और जिस लेवल में ये ऑलरेडी मौजूद है एक्साइटेड लेवल में, इन दोनों का लेवल सेम है एंगुलर मोमेंटम, तो फिर क्या होगा, गैमा इमिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो गैमा इमिशन पॉसिबल नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो ये न्यूक्लियस जो है अपनी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो सेंड करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनको ये सेंड करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एटम को छोड़ देगा, इट मीन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट। तो अब यहाँ भी देखा जाए इंटरनल कन्वर्जन में बीटा इमिशन हो रही है, बीटा नेगेटिव इमिशन। और पिछले केस में देखें वहाँ भी हमने बीटा मोड ऑफ डिके में भी देखा था, वहाँ भी बीटा नेगेटिव ही इमिट हो रहा था। इंटरनल कन्वर्जन और बीटा नेगेटिव इमिशन में जो फ़र्क है वो ये है कि इन द केस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन जितने भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं ना, सारे मोनो एनर्जेटिक हैं और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो होगा लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि इन द केस ऑफ बीटा डिके वहाँ जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं या बीटा नेगेटिव इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम है, और उस केस में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमें मिलेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और नेक्स्ट जो टाइप है मोड्स ऑफ डिके की वो है एथोमेरिक ट्रांजिशन। व्हेन न्यूक्लियाई हैविंग एक्साइटेड लेवल, इनका एक्साइटेड लेवल है बट डोंट डिके इंस्टेंटेनियसली, फ़ौरन डिके नहीं करते। न्यूक्लियाई हैं एक्साइटेड लेवल में और फ़ौरन अगर ये डिके नहीं करते तो इसको हम कहेंगे दीज न्यूक्लियाई आर एसोमेरिक। अब ये जो एसोमेरिक इनके मुख्तलिफ लेवल होंगे उनको एसोमेरिक लेवल का हम नाम दे देंगे। अब ये जो एसोमेरिक न्यूक्लियाई हैं दे विल डिके आइदर बाय गैमा इमिशन और बाय इंटरनल कन्वर्जन। इनके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो इंटरनल कन्वर्जन शो करेंगे या फिर गैमा इमिशन शो करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे एसोमेरिक ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट हमारे पास 60 है तो ये 10.6 मिनट्स इस लेवल में रहता है, और नेक्स्ट जो है ये कोबाल्ट 60 ही में आएगा। तो इसका जो जो एनर्जी इमिट होगी वो होगी 0.059 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब नेक्स्ट लेवल में आएगा तो वहाँ जो ये ठहरेगा 5.27 ईयर यहाँ ये स्टे करेगा।